now we are going to discuss how oncogenes product causes cancer. So basically, we know that oncogenes are some kind of genes. So basically, oncogene is a segment of DNA, and DNA is going to make RNA, and RNA is going to make a protein. So the protein is the oncogene product. Okay, so basically, we are going to see how oncogene products or proteins causes cancer. So they basically the oncogene proteins or oncogene products, they work in 5 different ways. There are 5 different ways that an oncogene product can cause cancer. ओके सो लेट्स टेक अ क्लोज लुक एट देम। जो सबसे पहला यू कैन से तरीका है जिससे ओंकोजीन प्रोडक्ट्स जो है वो कैंसर कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा इनकोडिंग ग्रोथ फैक्टर्स एंड रिसेप्टर्स। सो बेसिकली आपको पता होगा कि जब भी कोई सेल डिवाइड करना चाहती है वो अपने आप डिवाइड नहीं कर सकती, उसे कोई ना कोई सिग्नल चाहिएगा। तो इस केस के अंदर जो आपके ओंकोजीन प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली कुछ नहीं है, आपके वो क्या है, रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रोथ फैक्टर जो हैं उनकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है तो वो भी आपकी कैंसरस हो सकती है, या फिर अगर आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक ग्रोथ फैक्टर है जिसको PDGF मैंने लिखा है, एंड PDGF स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है यूजुअली आपकी सेल को सिग्नल देता है कि आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। नाउ जो आपके प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनके ये एक तरह के सिग्नल हैं, इनको हम प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकते हैं। ओके आप इनको प्राइमरी सिग्नल भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको, अगर आपने सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे PDGF है जो आपके प्राइमरी मैसेंजर हैं, इनको रिसीव करने का काम किसी रिसेप्टर का होता है। सो PDGF को जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं PDGF रिसेप्टर। इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं। ये जो है ये हमारे पास एक नॉर्मल केस है और दिस इज ऑब्वियसली अबनॉर्मल, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ओंकोजीन का कोई रिलेशन है। तो आइए समझते हैं कि नॉर्मली ये काम कैसे करता है। ये जो आपका रिसेप्टर है ये एक तरह का RTK है। आपको याद हो तो RTK का मतलब होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सो बेसिकली जो ये यहाँ पे जो आपका PDGF है जो कि आपका सिग्नल है, ये इन दोनों मोनोमर्स की डाइमराइजेशन कराता है। जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा ये 2 अलग अलग यूनिट्स इकट्ठी आ जाएंगी और यहाँ पे एक डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगी। डाइमर फॉर्मेशन होते ही यहाँ पे क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, बेसिकली मतलब कि एक्टिवेशन होगा। अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाएंगे और बेसिकली आपका जो ये रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये सिग्नल करेगा कि सेल कि आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ टेल PDGF ओंकोजीन। सो इसमें होता क्या है, देखिए बेसिकली सिंपली यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह का फ्यूजन है। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि फ्यूजन प्रोटीन्स में होता क्या है कि एक प्रोटीन जो कि यहाँ पे PDGF R है, मतलब कि PDGF रिसेप्टर है, वो किसी दूसरे प्रोटीन के साथ फ्यूज हो गया है। यहाँ पे उस प्रोटीन का नाम है टेल। तो ये एक फ्यूजन प्रोटीन है जिसको हम टेल PDGFR भी बोलते हैं। PDGFR का मतलब, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। सो कभी कभी ऐसा फ्यूजन होने पे डाइमराइजेशन हमेशा रहती है। सो यहाँ पे डाइमर जो है वो हमेशा ही बना रहेगा, और जैसे ही अगर डाइमर हमेशा बना रहेगा इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती रहेगी, मतलब कि जो आपका रिसेप्टर है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। और अगर रिसेप्टर हमेशा एक्टिव रहेगा तो आपकी सेल बार बार डिवाइड करके कैंसरस बन जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसकी यू कैन से जिस तरीके से आपके जो ओंकोजीन्स हैं वो कैंसर कर सकते हैं यूजुअली। अब ये जो है आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एन टर्मिनल है, जो ये एन टर्मिनल है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो एन टर्मिनल पे आपका फ्यूजन प्रोटीन बन जाता है जिसकी वजह से ये केस आपको देखने को मिलेगा। ओके सो पहला तरीका जिससे यू कैन से ओंकोजीन्स कैंसर कर सकते हैं वो है कि ग्रोथ फैक्टर या उसके रिसेप्टर्स के साथ छेड़छाड़ करके। ओके दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि ये एक फ्यूजन प्रोटीन है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो PDF रिसेप्टर है वो मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे है और यहाँ से ये ट्रांसलोकेट करके दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाता है एक प्रोटीन के पास जिसको हम बोलते हैं टेल प्रोटीन। अब इसका जैसे ही ये ट्रांसलोकेशन होती है ये दोनों प्रोटीन एक साथ इनकोड किए जाते हैं, मतलब एक साथ इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक साथ इनका ट्रांसलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक फ्यूजन प्रोटीन बन जाता है। फ्यूजन प्रोटीन बेसिकली मतलब कि आप 2 प्रोटीन्स को एक साथ PDGFR को कंबाइन कर रहे हैं बेसिकली।
ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ये फ्यूजन प्रोटीन है, इसमें जो टेल सीक्वेंस है जो कि आपने यहाँ देखी थी, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं द टेल सीक्वेंस। ये जो ग्रीन कलर का सेगमेंट है, दिस इज द टेल सीक्वेंस। टेल सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यूअस एक्टिवेशन कराती है। कंटिन्यूअस एक्टिवेशन होने की वजह से काइनेज एक्टिविटी हमेशा ऑन रहती है और सेल जो है वो बार बार डिवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से वो कैंसरस हो जाएगा। अगला तरीका अब आगे चलते हैं। अगला तरीका जिसकी वजह से यू कैन से जो कैंसर सेल्स हैं, जो ओंकोजीन्स हैं वो कैंसर कर सकते हैं, वो है आपका किसी तरीके से आप सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को डिस्टरप्ट कर दें, बाय डिस्टरप्टिंग द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। बेसिकली अगेन यहाँ पे देखिए, बाहर से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, ये जो आपका ग्रोथ फैक्टर है ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसको रिसीव किया रिसेप्टर ने, और इसके बाद ये जो पाथवे है जहां पे ये सिग्नल करेगा इस प्रोटीन को, ये सिग्नल करेगा इस प्रोटीन को, ये सिग्नल करेगा इस प्रोटीन को, ये सिग्नल करेगा नेक्स्ट को, राइट, इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इसको हम सिग्नल कास्केड भी बुला सकते हैं, इसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे भी बुला सकते हैं। तो इसमें हम बेस्ट एग्जांपल जो लेते हैं वो है आपका रास ओंकोजीन, क्योंकि रास मैंने आपको बताया था ये एक मोनोमरिक जीटीपीएज है, मतलब कि ये क्या है, एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है। तो उस केसेस में यूजुअली होता क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में जब ग्रोथ फैक्टर आता है तो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर रास को एक्टिवेट करेगा, रास राफ को एक्टिवेट करेगा, राफ जो है वो MEK को एक्टिवेट करेगा, एक और प्रोटीन है, और मैक जो है वो ERK को एक्टिवेट करेगा। सो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। इसको हम सिंपली ERK पाथवे भी बोल देते हैं, या रास पाथवे, ये हमारा ERK पाथवे है। तो इस कंडीशन में अगर हमने इनमें से फॉर एग्जांपल रास के अंदर या MEK के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है, तो आपका जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है उसके अंदर समस्या हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ओंकोजीन्स कौन से हैं, आपके पास रास है, राफ है और MEK है। अगर इनके अंदर किसी में भी म्यूटेशन आती है तो ये सारे प्रोटोओंकोजीन्स हैं, रास, राफ और मैक। अगर इनके अंदर म्यूटेशन आएगी तो ये प्रोटोओंकोजीन से ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी, यहाँ पे हम रास का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंक्रीज्ड रास एक्टिविटी। अब अगर रास हमेशा एक्टिव रहेगा तो वो राफ को एक्टिवेट करता रहेगा, राफ जो है वो MEK को एक्टिवेट करता रहेगा, MEK जो है वो ERK को एक्टिवेट करता रहेगा। और ERK जो है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ERK करता क्या है। ERK एक्चुअली में एक mRNA होता है, दो mRNA होते हैं हमारे पास, एक तो होता है फोस और एक होता है जून, ये दो जीन है आपके पास बेसिकली। तो ERK करता क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके, ये आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके ये जुड़ता है दूसरे प्रोटीन्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये किसके साथ जुड़ेगा, ELK1 और SRF को एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद से जो फोस और जून जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होते ही आपके पास फोस और जून के mRNA बन जाएंगे, इनका एक्सप्रेशन बढ़ने लग जाएगा। एक्सप्रेशन बढ़ते ही होगा क्या, फोस और जून प्रोटीन जो है इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। फोस और जून, अब आप कहेंगे फोस और जून क्या चीज है भैया, भाई फोस और जून बड़ी सिंपल सी चीज है, ये एक्चुअली में एक तरह के यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, फोस एंड जून। ये करते क्या है, फोस एंड जून एक साथ जुड़ते हैं, डाइमराइजेशन करते हैं। डाइमर मतलब कि दोनों जुड़ेंगे तो डाइमर बन जाएगा। एक यूनिट होती है तो मोनोमर होता है, जब दो चीजें साथ में जुड़ती हैं तो उसको हम डाइमर बोलते हैं। जब फोस और जून, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये जब एक साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो यू कैन से इनका कॉम्प्लेक्स बना है, फोस और जून कॉम्प्लेक्स, इसको हम AP1 बोलते हैं। अब AP1 करता क्या है, ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन D1 जीन, क्योंकि साइक्लिन प्रोटीन अगर आपको याद हो तो ये सेल साइकिल को रेगुलेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो फोस और जून जो कि मिलके AP1 बन चुके हैं, अब ये क्या करते हैं, साइक्लिन D1 की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। साइक्लिन D1 जो है वो क्या करेगा, वो आपके करवाएगा कैंसर प्रोलिफरेशन, मतलब कि वो सेल को सिग्नल देगा बार बार डिवाइड करने के लिए। सेल चेक, साइक्लिन का काम क्या होता है, अगर आपको याद हो तो चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना। सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट होते हैं उनको क्रॉस करने का काम किसका है, साइक्लिन D1 का। सो साइक्लिन D1 की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो मतलब चेक पॉइंट्स इजिली क्रॉस किए जाएंगे, और क्रॉस करने के बाद ऑब्वियसली चेक पॉइंट अगर क्रॉस होते रहेंगे, इसका मतलब सेल जो है प्रोलिफरेट करती रहेगी। तो ये था दूसरा मैकेनिज्म। ओके, यही सेम मैकेनिज्म बाय यूजिंग द, यू कैन से बाय यूजिंग द
साइक्लिन D1 mRNA यही वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं आपके MYC प्रोटीन्स। हमने डिस्कस किए थे पहले भी, MYC प्रोटीन आए थे। MYC प्रोटीन भी सेम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं आपका। नेक्स्ट जो चीज है, जो तीसरा तरीका है जिससे ओंकोजीन प्रोडक्ट्स जो है वो कैंसर कर सकते हैं, वो है आपका ओंकोजीन प्रोडक्ट्स एज सेल साइकिल रेगुलेटर। मतलब अगर आप ओंकोजीन जो हैं आपके, जो नॉर्मली प्रोटो ओंकोजीन है लेकिन म्यूटेशन के बाद ओंकोजीन बन गए हैं, उनके प्रोडक्ट सेल साइकिल के रेगुलेटर्स के साथ छेड़खानी करें। ओके, सो सेल साइकिल रेगुलेटर्स आम तौर पे सबसे यू कैन से मेन कल्प्रिट्स हैं, मेन क्रिमिनल्स हैं कैंसर करने के पीछे। क्योंकि अभी हमने देखा, देखिए जो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फोस और जून, मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये किसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं? साइक्लिन D1 की। तो जैसे अगर साइक्लिन तो मेन कल्प्रिट कौन हुआ यहाँ पे? फोस और जून, सिंपली। तो ये भी हम एग्जांपल जो है फोस और जून का एग्जांपल हम इसमें भी लिख सकते हैं, ओंकोजीन प्रोडक्ट एज सेल साइकिल रेगुलेटर। मतलब कि ओंकोजीन प्रोडक्ट्स जो है वो सेल साइकिल रेगुलेटर्स के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे, तो इसलिए मैंने वही एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, AP1 क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फोस प्लस जून प्रोटीन्स। अब हाँ, एक चीज मैं ऊपर जो मेंशन करनी भूल गया था, वो है कि जो साइक्लिन D1 है, इसका जो आपका जीन होता है उसको बोलते हैं हम CCND1। ओके, और भी काफी तरह के सेल साइकिल रेगुलेटर्स हैं जिनको इफेक्ट किया जाता है ओंकोजीन्स द्वारा। फॉर एग्जांपल आपके जो CDKs हैं, CDK4 और CDK6, सेल साइकिल के चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए हमें बेसिकली दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होते हैं आपके CDKs, दूसरे होते हैं साइक्लिन। तो अगर हम इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो सेल साइकिल जो है, जो कि वैसे हाईली कंट्रोल्ड है सेल साइकिल, ताकि सेल बार बार डिवाइड ना करे, लेकिन अगर ओंकोजीन के प्रोडक्ट सेल साइकिल रेगुलेटर्स के साथ छेड़खानी करते हैं तो उससे दिक्कत हो जाएगी, आपकी सेल जो है वो कैंसरस हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए कुछ केसेस के अंदर, जैसे आप यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर होता क्या है, जिसके अंदर CDK के साथ छेड़छाड़ करते हैं हम, उसमें हम एग्जांपल लेंगे NF कापा B पाथवे और WNT पाथवे। ये दोनों एक अलग अलग तरह के सिग्नलिंग पाथवेज हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे NF कापा B है और WNT पाथवे। ये करते क्या है, अगर इन पाथवेज के साथ हमने छेड़छाड़ की तो ये सेल साइकिल रेगुलेटर्स को इफेक्ट करते हैं। ये किसको इफेक्ट करेंगे? हमारे सेल साइकिल रेगुलेटर्स को। सेल साइकिल इसको समझने के लिए है हम यू कैन से हम एक बीटा कैटेनिन पाथवे, जो कि आपका WNT पाथवे, सेम ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हम बीटा कैटेनिन पाथवे को एक बार यहाँ पे कंसीडर करेंगे। आप WNT पाथवे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक अब नॉर्मल है, एक नॉर्मल। अच्छा, जहां इन डायग्राम्स में अगर आपको कहीं भी ये ग्रीन ये येलो कलर के मार्क्स दिखें, इसका मतलब वो चीज जो है म्यूटेट हो चुकी है। अगर हम पीछे जाएं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जहां पे भी आपको ये येलो कलर के ऐसे सूरज चमकते दिखें, इसका मतलब ये चीज जो है ये प्रोटो ओंकोजीन है और म्यूटेशन की वजह से इसको आप ओंकोजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो बस बता रही है कि ये आपके पोटेंशियल ओंकोजीन है जिनमें म्यूटेशन के कारण सेल के अंदर कैंसर हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। ये आपके पास रिसेप्टर्स हैं, दो रिसेप्टर्स हैं आपके पास, फ्रिजल्ड और LRP। यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो आपका WNT है। WNT बाइंडिंग के बाद होता क्या है कि WNT जब बाइंड करता है तो एक्सिन और APC, ये दो प्रोटीन हैं आपके, एक्सिन और APC, ये बाइंड करते हैं GSK के साथ और CK1 के साथ। इसको अगर आप डिटेल में जानना है तो जब हम सेल सिग्नलिंग करेंगे तब आप डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे कंडीशन है कि WNT जो है प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे कि WNT प्रेजेंट है। ये नॉर्मल ये आपका नॉर्मल पाथवे है। जब WNT प्रेजेंट होता है तो जो एक्सिन और APC हैं ये GSK3 और CK1 को बाइंड करवा लेते हैं। ओके, जो आपके GSK3 और CK1 है, ये करते क्या है, इनका काम बड़ा ही सिंपल है। इनका काम क्या है कि ये नॉर्मली जो है, जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन है, ये इसको डिग्रेड करते रहते हैं। अगर WNT नहीं है, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं WNT हमारे पास नहीं है, जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो नहीं है, तो जो एक्सिन और APC हैं ये जुड़े हुए हैं आपके GSK3 और CK1 के साथ। इस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये काम क्या करता है, ये बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय करता रहता है। ये उस बीटा कैटेनिन के ऊपर फॉस्फेट लगा देगा जिससे उसका यूबिक्विटीन डिग्रेडेशन हो जाएगा।
ओके, सो इट इज ए सिंपल इनफ प्रोसेस। लेकिन जैसे ही WNT का सिग्नल आएगा, जो एक्सिन, APC, GSK3 और CK1 जो कि हमारा डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अब अगर बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय आप नहीं कर रहे हैं तो होएगा क्या, बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वो बाइंड करेगा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, TCF जिसको हम बोलते हैं। TCF क्या करेगा, TCF जो है ट्रांसक्रिप्शन, ऑब्वियसली TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब बीटा कैटेनिन इसके साथ मिल गया है तो ये करेंगे क्या, ये दो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। एक है आपका CMYC और दूसरा है आपका साइक्लिन D1। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन अब ये आपका एबनॉर्मल सिनेरियो है, मतलब कि यहाँ पे बीटा कैटेनिन, अगर किसी बीटा कैटेनिन भी एक तरह का यू कैन से आप कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल ऑन्कोजीन है। अगर बीटा कैटेनिन में म्यूटेशन आ जाती है तो वो, अगर WNT प्रेजेंट नहीं भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे WNT प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बीटा कैटेनिन में म्यूटेशन आ चुकी है, जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है जो इसको नॉर्मली डिस्ट्रॉय करना चाहता था, वो अब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो बीटा कैटेनिन हमेशा एक्टिव रहेगा। बीटा कैटेनिन जो है वो हमेशा बाइंड रहेगा TCF के साथ और वो CMYC और साइक्लिन D1 का प्रोडक्शन करवाता रहेगा। अगर CMYC और साइक्लिन D1 का प्रोडक्शन होता रहेगा तो सेल के लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, क्योंकि सेल जो है बार बार, जैसा कि आप यहाँ पे बार बार जो है सेल जो है हमारा बार बार प्रोलिफरेशन करता रहेगा, डिवीजन करता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, बीटा कैटेनिन में अगर म्यूटेशन आ जाती है तो बीटा कैटेनिन हाईली स्टेबल बन जाता है। बीटा कैटेनिन बिकम्स अ हाईली स्टेबल प्रोटीन। ओके, ये बाइंड करेगा TCF के साथ जो कि एक हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगी CMYC की और साइक्लिन D1 की। CMYC और साइक्लिन D1 जो है वो क्या करेंगे, अनरेगुलेटेड सेल साइकिल या फिर अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन। तो ये सिनेरियो जो है, इस तरीके से भी ऑन्कोजीन्स जो है कैंसर कर सकते हैं। ये आपको मेनली देखने को मिलेगा कोलन कैंसर के अंदर। ओके, so, इसी के साथ हम हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया। इसी के साथ हम चलते हैं अगले मैकेनिज्म में, जिससे जो ऑन्कोजीन्स हैं वो आपकी यू कैन से कैंसर कॉज कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी, अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है जिसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब देखिए सेल डिफरेंशिएशन होता क्या है। सेल्स जो है वो आम तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं RBCs की बात करूं, WBCs की बात करूं और प्लेटलेट्स की बात करूं, ये सारी की सारी जो आपकी सेल्स हैं ये बनती हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, जो कि आपके बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बोन मैरो के अंदर ये आपकी प्रेजेंट होती हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो जब भी आपकी बॉडी में RBC की कमी हो जाए या WBC की कमी हो जाए या प्लेटलेट की कमी हो जाए, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इनको दोबारा बनाने के लिए, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये करती क्या है, ये अलग अलग तरह की, फॉर एग्जांपल ये अलग अलग तरह की ब्लास्ट सेल्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लास्ट सेल्स में, अलग अलग तरह की ब्लास्ट सेल्स में ये जो है डिवाइड करती हैं और मायोब्लास्ट जो हैं वो आके डिफरेंशिएट करती हैं। डिफरेंशिएशन करना मतलब स्पेशलाइजेशन लाना। स्पेशलाइजेशन लाने से होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर माइलोब्लास्ट जो हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं प्रोमाइलोसाइट्स में। प्रोमाइलोसाइट जो है वो बनाती हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जो एक तरह की WBC हैं। ओके, लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दें, मायोब्लास्ट को हम डिफरेंशिएट ही ना होने दें, तो होगा क्या, मायोब्लास्ट के अंदर भी कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, अनलिमिटेड डिवीजन की, क्योंकि ये भी एक तरह की, ये थोड़ी स्लाइटली डिफरेंशिएटेड आप कह सकते हैं स्टेम सेल से, लेकिन मायोब्लास्ट के अंदर भी यू कैन से प्लूरिपोटेंसी होती है, ये डिवाइड कर करके ज्यादा सेल्स बना सकती हैं। तो अगर मायोब्लास्ट को सिग्नल नहीं मिलता है डिफरेंशिएशन करने का, तो वो क्या करेंगी मायोब्लास्ट, वो कन्वर्ट करेंगी प्रोमाइलोसाइट्स में और प्रोमाइलोसाइट जो है वो डिवाइड करती रहेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो बेसिकली अगर ऑन्कोजीन्स को कैंसर करना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, आप सेल्स को डिफरेंशिएट ही ना करने दें। ये कैसे होगा, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में। ल्यूकीमिया मैंने आपको बताया था, बेसिकली ल्यूकीमिया मतलब ऐसी कैंसर जो WBCs की वजह से हो, व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से। ह्यूमन अक्यूट क्योंकि ह्यूमंस के अंदर है ये, और प्रोमाइलोसाइटिक ये सेल के, ये बताती है कि सेल कौन सी है। प्रोमाइलोसाइटिक मतलब कि ये वाली सेल अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाई तो ये डिवाइड करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी तो इनका नंबर बढ़ता रहेगा और ये भी बन जाएगी कैंसर। अब ये देखते हैं, समझते हैं ये मैकेनिज्म जो है आपका काम
कैसे करता है। तो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं वो है आपका थायराइड हार्मोन और रेटिनोइक एसिड। थायराइड हार्मोन और रेटिनोइक एसिड जो है ये एक अगेन हार्मोन्स हैं, ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह ही होते हैं। हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए भी आपकी सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन को कौन रिसीव करेगा? थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, जिसका नाम क्या है? ERBA। ओके, और रेटिनोइक एसिड को रिसीव करेगा रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर, जिसका नाम है PML या फिर RAR अल्फा। सो बेसिकली ये दोनों प्रोटॉन का जीन है। मतलब कि अगर ये नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ गई तो ये ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और ये क्या करवा देंगे? ये सेल डिफरेंशिएशन को रोक देंगे। नॉर्मली जब ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये करते क्या है? ये सेल डिफरेंशिएशन करवाते हैं। अगर नॉर्मल है तो ये सेल डिफरेंशिएशन करवाएंगे, लेकिन अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ये प्रोटोऑंकोजीन से ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ ERBA एंड PML RAR अल्फा है। तो अब भले ही सिग्नल आए, थायराइड हार्मोन का सिग्नल और रेटिनोइक एसिड का सिग्नल आए या ना आए, इसी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिसेप्टर हैं वो इनको रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, इनको हम रिसीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स की जो है म्यूटेशन हो चुकी है। सब म्यूटेशन होने की वजह से मैं माफी चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, तो म्यूटेशन हो चुकी है रिसेप्टर्स की। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होगा क्या? बड़ी सिंपल सी यहाँ पे कंडीशन हमारे पास आएगी कि जो डिफरेंशिएशन है वो ब्लॉक हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। PML और RAR अल्फा जो है हमने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस डिफरेंशिएशन सेल का नहीं हो पा रहा, मतलब सेल जो है वो स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रही। इसकी वजह से जो प्रोमाइलोसाइट्स हैं इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास? डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी, जो प्रोमाइलोसाइट्स है ये डिवाइड करती रहेंगी, एज अ रिजल्ट कैंसर हो जाएगी। जो लास्ट मैकेनिज्म जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज द ओंकोजीन प्रोडक्ट्स इंटरफेयरिंग विद एपोप्टोसिस। देखिए हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं सोमेटिक सेल्स, एक होती हैं गैमेटिक सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स हैं ये बड़ी सेल्फलेस सेल होती हैं। इनका सोमेटिक सेल्स का काम सिर्फ एक है कि गैमेटिक सेल्स को किसी भी तरीके से बचा के रखना। ओके, मतलब कि क्योंकि देखिए अगर आप सोचें तो हमारे जीवन का सारा मकसद ही क्या है? रिप्रोड्यूस करके हमारे जीन्स को अगली जनरेशन तक पास ऑन करना और इवोल्यूशन में हेल्प करना, दैट इज द सोल पर्पस। और रिप्रोडक्शन करके अपने जीन्स को आगे भेजने की कैपेसिटी सिर्फ गैमेटिक सेल या फिर आप इनको जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं, उनके अंदर होती है। सोमेटिक सेल्स नॉर्मली बहुत ही सेल्फलेस होती हैं। अगर इनके अंदर कोई दिक्कत आती है तो ये खुद को आराम से निपटा देती है। मतलब ये एक तरह से इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि एक तरह से सेल सुसाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। सेल जो है वो अपने आप को खत्म कर देगी, क्योंकि उसे पता है, मान लीजिए कि ये आपकी एक नॉर्मल सोमेटिक सेल है, इसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई तो इसे पता है कि ये तो कैंसर बन जाएगी और बॉडी खत्म। तो ये क्या करती है? ये खुद को मार देती है। तो दैट्स वाई सोमेटिक सेल्स आर सेल्फलेस। सो गाइस, बी लाइक सोमेटिक सेल्स, थोड़ा सा सेल्फलेस बनिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हो क्या रहा है, बहुत से ऐसे ओंकोजीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं। मतलब सेल जो है वो एपोप्टोसिस कर ही नहीं पाएगी। मान लीजिए कि सेल के अंदर कोई डैमेज आ गया है और सेल को पता है कि अगर उसने अभी खुद को नहीं प्रोग्राम सेल डेथ किया तो कैंसर बन जाएगी, तो वो एपोप्टोसिस करना चाहती है। लेकिन ओंकोजीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगेन यहाँ पे ओंकोजीन, जैसे कि रास जो है, रास के दो फंक्शन होते हैं। एक तो प्रोलिफरेशन कराना, मतलब सेल को बार बार सिग्नल करना डिवाइड करने के लिए। दूसरा काम रास का क्या है? एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करना, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ को हटा देना। और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो PI3 काइनेज है और जो AKT प्रोटीन्स हैं, ये आपके जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे AKT पाथवे में, दोनों के दोनों। इसको PI3 काइनेज पाथवे या AKT पाथवे आप कुछ भी बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये जाना जाता है AKT पाथवे के नाम से। BCL2 ओंकोजीन भी इस तरीके से फंक्शन कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल, क्योंकि रास का तो हम पहले देख चुके हैं, अब की बार हम PI3 और AKT प्रोटीन्स को यहाँ पे देखेंगे कि होता क्या है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जस्ट अ सेकंड। हमारे पास ये सिनेरियो जो है यहाँ पे देखने को है। जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको थोड़ा सा हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से देख पाए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखिए ये एक डैमेज सेल है, सेल जो है वो डैमेज हो चुकी है। ओके, सेल डैमेज हो चुकी है और अगर ग्रोथ फैक्टर आता है
तो ग्रोथ फैक्टर को रिसीव कौन करेंगे? उनके रिसेप्टर, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर एक तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसेप्टर जो है वो रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और रिसेप्टर एक्टिवेट करेंगे आपके PI3 काइनेज को। ओके, ये आपका PI3 काइनेज, अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है तो उसमें बहुत ही कॉमन चीज है। सो PI3 काइनेज जो है, तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, वो क्या करता है, वो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो वो एक्टिवेट करता है AKT प्रोटीन को। अब AKT का क्या फंक्शन है? AKT दो अलग अलग प्रोटीन्स को इनहिबिट करता है, एक है बैड और एक है फोक्सो। ओके, बैड को करेगा और फोक्सो को करेगा। फोक्सो जो है वो यू कैन से AKT जो है बैड को इनहिबिट करेगा, ये सिग्नल इनहिबिट वाले हैं। बैड का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है कि BCL2 को इनहिबिट करना। जो फोक्सो है वो क्या बनाता है, वो एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं द बिम प्रोटीन। जो ये आपके बैड हैं और ये जो बिम है आपका, ये क्या है कि ये प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। मतलब कि क्या है ये एपोप्टोसिस को बेसिकली कंट्रोल करने का काम करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इनमें से यहाँ पे जो BCL2 है, ये भी एक तरह का ओंकोजीन है। BCL2 क्या करता है, ये एपोप्टोसिस को रोकता है। एपोप्टोसिस होती कैसे है? जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C जो रिलीज होता है, साइटोक्रोम C एक्टिवेट करता है कैस्पेजेस को, कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा और कैस्पेजेस जो है वो एपोप्टोसिस करवा देते हैं। आई होप कि आपको एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये हम सेल साइकिल जो सेल बायोलॉजी करेंगे हम उसमें इसको कवर करेंगे। सो बेसिकली BCL2 जिसका नॉर्मली फंक्शन क्या है, एपोप्टोसिस को बेसिकली इनहिबिट करना, और यहाँ पे वैसे ही सेम फंक्शन है आपका बैड और बिम का। इस तरीके से अगर PI3 काइनेज में, AKT में या BCL2 में, इन जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है तो आपकी एपोप्टोसिस नहीं होगी, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी आपको ये वाला एरो दिखे मतलब कि एक्टिवेट कर रहा है, और ये वाला एरो दिखे मतलब कि रोक रहा है। ओके, सो BCL2 नॉर्मली अगर इनमें से बैड और बिम नहीं है तो BCL2 एपोप्टोसिस को रोकता है। लेकिन जब पाथवे नॉर्मल रहता है तो आपका जो बिम है और जो बैड है ये BCL2 को रोक देते हैं कि भैया एपोप्टोसिस होने दो। ओके, और जब AKT एक्टिव होता है तो वो बैड को रोक देता है और फोक्सो को रोक देता है। तो बैड भी नहीं है, फोक्सो भी नहीं है, फोक्सो नहीं है तो बिम नहीं है, इसका मतलब BCL2 जो है वो एक्टिव रहेगा। ये सिंपल AKT पाथवे, आई होप आपको एपोप्टोसिस से ये पता होगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ज्यादा यू कैन से इट इज अंडरस्टैंडेबल कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, नॉर्मली होता क्या है कि सिग्नल आएगा, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर PI3 काइनेज को एक्टिवेट करेगा, वो AKT को एक्टिवेट करेगा। AKT के एक्टिवेट होते ही वो AKT जो है वो बैड को और फोक्सो को इक्वेशन से बाहर कर देगा, इनको इनहिबिट करेगा। अब अगर बैड और फोक्सो नहीं है तो बिम भी नहीं है, और बिम भी नहीं है तो मतलब BCL2 जो है वो अपना काम कर सकता है। ओके, BCL2 अपना काम कर सकता है। BCL2 का काम क्या है? एपोप्टोसिस को रोकना। तो इनमें से अगर कहीं भी दिक्कत आती है, PI3 काइनेज में दिक्कत आती है, जो मैंने रेड सर्कल्स करे हुए हैं, AKT में दिक्कत आती है, या BCL2 में दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो एपोप्टोसिस है उसको रोक सकते हैं। तो हमें अगर एपोप्टोसिस रुक गई, जो आपके यहाँ पे मैंने देखे रेड सर्कल करके आपको बता भी रखा है कि अगर जो PI3 काइनेज, AKT और जो आपका BCL2 है, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं एपोप्टोसिस को। अगर एपोप्टोसिस ब्लॉक हो जाती है तो सेल बच जाएगा। जिस सेल के अंदर डैमेज हो रखा था वो बच जाएगा सेल। अगर जिस सेल के अंदर डैमेज है वो बच गया तो DNA डैमेज और भी ज्यादा होगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर सेल सर्वाइव कर जाता है तो म्यूटेशन, DNA डैमेज और म्यूटेशन और भी ज्यादा बढ़ेगी। जितनी ज्यादा DNA की म्यूटेशन होगी उतने ज्यादा आपके कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द ट्यूमर सप्रेसर जीन। बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो बनते हैं आपकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से। कौन सी म्यूटेशन से? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। मतलब ऐसी म्यूटेशन जिससे आपका जो जीन है जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है अब वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन की 2 कॉपी होती हैं। अगर आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन को बंद करना है तो आपको दोनों कॉपीज को खत्म करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 कॉपीज हैं, दोनों एक्टिव हैं तो सेल नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे एक
कॉपी जो है वो म्यूटेटेड है, दूसरी नॉर्मल है, यहाँ पे भी सेल नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि अगर एक कॉपी भी ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिव है तो वो अपना काम करेगी। काम क्या है ट्यूमर सप्रेसर जीन का? इनहिबिट करना सेल प्रोलिफरेशन को और कैंसर को प्रिवेंट करना। लेकिन इस सिनेरियो में जहां पे दोनों जो आपकी कॉपीज हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की, दोनों म्यूटेटेड हो चुकी हैं, तो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होते ही वो अब सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो काफी नॉर्मल है। ओके, सो ट्यूमर सप्रेसर जीन बेसिकली क्या है? दे आर नेगेटिव रेगुलेटर्स, मतलब ये एक तरह से जस्ट ब्रेक्स हैं। और ट्यूमर सप्रेसर जीन आपके काम करते हैं बेसिकली टू हिट मॉडल पे। टू हिट मॉडल क्या कहता है आपका? इट इज क्वाइट सिंपल कि आपको अगर ट्यूमर सप्रेसर मतलब कैंसर करनी है तो आपको कम से कम 2 म्यूटेशन चाहिएगी, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को बंद करने के लिए आपको 2 म्यूटेशन चाहिएगी। ओके, सो अब बात करते हैं कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं वो ट्यूमर डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं। तो बेसिकली अगेन 5 तरीके हैं, इनमें मैंने एग्जाम्पल साथ ही लिख दिए हैं। पहला क्या है कि एंटागोनाइजिंग द ऑन्कोजीन्स इन द सेल सिग्नलिंग। ओके, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम, नॉर्मल काम क्या होता है कि जो ऑन्कोजीन्स हैं उनके अपोजिट काम करना। अगर वो एक्टिव हैं तो, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव है तो वो ट्यूमर नहीं होने देगा, लेकिन अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ गई तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा। ओके, वो जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर उसके अंदर 2 म्यूटेशन आ गई तो वो ऑन्कोजीन्स को एंटागोनाइज या फिर उनको सप्रेस नहीं कर पाएगा, एज अ रिजल्ट कैंसर हो जाएगा। ओके, और इसका एग्जांपल हमने लिया है PTEN या पिटैन, जो कि आपका काम करता है सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग में जो आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो PI3 काइनेज मैंने अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, राइट? PI3 काइनेज मैंने आपको बताया था ये एक तरह का ऑन्कोजीन है। पिटैन जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, वो PI3 काइनेज को सप्रेस करके रखता है। ओके, लेकिन अगर P10 को हमने बंद कर दिया 2 म्यूटेशन करके तो PI3 काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका है रेगुलेटिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम आरबी जीन या फिर रेटिनोब्लास्टोमा जीन की बात कर रहे हैं, जिसका काम होता है रेगुलेट करना सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को, मतलब सेल साइकिल को कंट्रोल करना, बेसिकली सिंपल लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूं। और अगर आरबी जीन में म्यूटेशन आ जाए तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, कैंसर हो जाएगी। अगला तरीका है रेगुलेटिंग द सेल सर्वाइवल एंड सेल साइकिल प्रोग्रेशन। ये इसमें देखिए, इसमें सेल साइकिल प्रोग्रेशन यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई है, सेल सर्वाइवल। सेल सर्वाइवल और सेल साइकिल प्रोग्रेशन, इन ये दोनों काम में ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो काम करते हैं। वो सेल के सर्वाइवल को भी रेगुलेट करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, और वो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को। फॉर एग्जांपल आपका जो P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये नॉर्मली क्या करता है, ये सेल के सर्वाइवल को रेगुलेट करता है और सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर P53 में 2 म्यूटेशन आ जाए तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और भी अलग अलग वेज हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है BRCA1 एंड BRCA2, बेसिकली BRCA1 एंड BRCA2, आई प्रेफर टू कॉल देम BRCA1 एंड BRCA2। ये आपके अगर आपने DNA डैमेज रिस्पॉन्स पढ़ा है तो उसके अंदर ये आते हैं आपके। इनका काम क्या होता है कि जीनोम स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अगर DNA के अंदर, आपके जीनोम के अंदर किसी भी तरह की म्यूटेशन आ जाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, थाइमिन डाइमर ब्रेकेज, उन सब को हैंडल करते हैं आपके BRCA1 और BRCA2। तो ये नॉर्मली इनका काम क्या है, जीनोम स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। लेकिन अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ गई, 2 म्यूटेशन अगेन, क्योंकि ये 2 हिट मॉडल पे बेस्ड है हमारा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो जीनोम की स्टेबिलिटी को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर जीनोम स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब उसमें म्यूटेशन ज्यादा से ज्यादा आएंगी, और म्यूटेशन जितनी ज्यादा आएंगी उतनी ज्यादा सेल जो है कैंसरस हो जाएगी। नाउ देयर आर सम, you can say some things or some genes or some actually they are RNA molecules, जिनका काम जो दोनों काम करते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम भी करते हैं और ओंकोजीन का काम भी करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लेंगे, INC RNA और MI-RNA। आई होप आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, एंटागोनाइजिंग द ओंकोजीन्स इन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है P10, ओके, या PTEN, however you want to pronounce it, that is up to you। ये एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसका काम क्या है, PI3 काइनेज, जो कि हम एक ओंकोजीन है उसको सप्रेस करके रखना। लेकिन अगर P10 के अंदर 2 म्यूटेशन आ गई, 2 म्यूटेशन, कौन सी म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो P10 जो है वो
ट्यूमर सप्रेसर जीन अब म्यूटेटेड है, वो अपना काम नहीं कर सकता. सो इट नाउ P10 आफ्टर म्यूटेशन कैन नॉट प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन. ओके, इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलता है स्मैड पाथवे में, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. आई थिंक थोड़ा सा इसको हम छोटा कर सकते हैं. ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका नॉर्मल कंडीशन आपकी. ये आपका PIP2 है. ओके, ये एक तरह का आपका यू कैन से फॉस्फोलिपिड है जो कि आपके इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. जो PI3 काइनेज है जो कि एक ऑन्कोजीन. अब मान लीजिए PI3 ऑन्कोजीन जो कि पहले प्रोटोऑन्कोजीन था, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशन आ गई और ये अब एक्टिवेट हो गया है. तो ये क्या करता है, PIP2 इसको PIP2 को कन्वर्ट कर देता है PIP3 में. देखिए हो क्या रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा. PIP2 इसकी फुल फॉर्म है फोस्फो आइनोसिटाइड 2 फॉस्फेट और बिसफॉस्फेट बेसिकली. तो इसको हम एक्चुअली यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. PIP2 मतलब कि फोस्फो आइनोसिटाइड 2 फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट. क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो चीज है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ये तो आपका फोस्फोलिपिड हो गया, ये इतना. ओके, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये तो हो गया आपका फोस्फोलिपिड. फोस्फोलिपिड के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एल्कोहल जुड़ी हुई है. इस एल्कोहल को बोलते हैं आइनोसिटोल. और जब आइनोसिटोल और फोस्फोलिपिड एक साथ जुड़ते हैं तब हम उनको बोलते हैं फोस्फो आइनोसिटाइड. नॉर्मली फोस्फो आइनोसिटाइड पे 2 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं आपके जुड़े हुए होते हैं. लेकिन PI3 काइनेज, क्योंकि जैसा कि नाम में लिखा है PI3 काइनेज, वो करेगा क्या, वो इनको कन्वर्ट कर देगा. PIP2 को कन्वर्ट किस में कर देगा, PIP3 में. बाय वो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ देगा, जिसकी वजह से आपका जो PIP2 है वो PIP3 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब PIP3 में जैसे ही वो कन्वर्ट होगा वो बाइंड करवाता है AKT को. अगेन बहुत सारी सेल सिग्नलिंग है यहाँ पे. जैसे ही PIP2 PIP3 में कन्वर्ट होगा वो क्या करवाएगा, AKT की बाइंडिंग करवा देगा. AKT की बाइंडिंग जैसे ही होगी, हमने पहले भी देखा था, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पीछे जाके देख भी सकते हैं वीडियो में. AKT जो है वो क्या सिग्नल देता है, सेल को सिग्नल देता है सेल प्रोलिफरेशन के लिए कि भैया सेल आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो यहाँ पे मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि PI3 काइनेज का रिवर्स, PI3 काइनेज PIP1 को कन्वर्ट करेगा PIP3 में, और P10 जो है वो इसको वापस कन्वर्ट कर देगा. तो बेसिकली उसके अपोजिट काम कर रहा है. ये कह रहा है कि PI3 काइनेज कह रहा है कि मैं सेल को कैंसरस बना के छोड़ूंगा, और P10 कह रहा है कि चल झूठे. तो अगर P10 में कुछ दिक्कत आ गई तो PI3 काइनेज अपना काम कर लेगा. इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, बेसिकली जो आपके स्मैड पाथवेज हैं. स्मैड पाथवेज में भी यूजुअली आप ये चीज देख सकते हैं, स्मैड पाथवे, और जो आपका TGF बीटा रिसेप्टर है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का. यूजुअली होता क्या है, ये आपका एक यू कैन से नॉर्मल कंडीशन है. जस्ट अ सेकेंड. ये हमारे पास यहाँ पे जो है एक नॉर्मल कंडीशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. स्मैड प्लस PDSL मतलब कि SMAD4 जो कि यहाँ पे हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो एक्टिव है. ओके, तो जैसे ही आपका सिग्नल आता है TGF के फॉर्म में, अनदर ग्रोथ फैक्टर, उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करता है ये रिसेप्टर. ये दिख रहा है आपको रिसेप्टर. इस रिसेप्टर को बोलते हैं TGF बीटा रिसेप्टर. जो आपका सिग्नल है वो तो है TGF बीटा सिग्नल, और जो रिसेप्टर है वो TGF बीटा रिसेप्टर. मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है. TGF बीटा रिसेप्टर नॉर्मली क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है 3 चीजों का, SMAD2, 3 और 4. ये है SMAD2, ये है SMAD3 और ये है SMAD4. तो ये सारे मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं SMAD2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स. अब SMAD2, 3 कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है और वो 3 अलग अलग दो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, एक की रोकेगा. ओके, 2 की करवाएगा, एक की रोकेगा. किस किस की करवाएगा, जो स्नेल है, स्नेल प्रोटीन या जीन आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर देता है, SOX4 की एक्टिवेट कर देता है. लेकिन रोकता किसकी है, KLF5. ये KLF5 की ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है. किसके साथ मिलके,
थोड़ा सा समझना, मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा इंलार्ज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हुआ क्या था, सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखिए स्नेल ने जो स्मैट 234 कॉम्प्लेक्स है उसने एक स्नेल प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाई और ट्रांसलेशन करवाई, तो हमारे पास अब स्नेल आ गया। ये प्रोटीन है आपका स्नेल। स्नेल क्या करेगा, 234 के साथ जुड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो है आपका स्मैट 234 कॉम्प्लेक्स, इसके साथ यहाँ पे ग्रे कलर का ये जुड़ा हुआ है ना, ये है आपका स्नेल प्रोटीन। तो ये क्या बन गया, जो स्मैड प्लस स्नेल है ये यू कैन से KLF4 को इनहिबिट कर देगा, KLF4 को इनहिबिट कर देगा। KLF4 अगर इनहिबिट हो जाता है, बेसिकली रिप्रेस हो जाता है, तो आपके पास बचा क्या, क्योंकि देखिए स्नेल तो यहां पे आ गया, ये बना ही नहीं, बचा सिर्फ हमारे पास SOX4। SOX4 का काम होता है एपोप्टोसिस करवाना। ओके, तो जैसे ही अब यही बचा अपना जो SOX4 है, सिर्फ यही बचा हमारे पास, ये एपोप्टोसिस करवा देगा। KLF5 का काम क्या होता है, ये SOX4 के साथ अगर ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बन ही नहीं रहा ना, ये सिर्फ दो बन रहे हैं, स्नेल और SOX, तो KLF5 जब बनता है तो वो करता क्या है, वो SOX4 के साथ बाइंड करके एपोप्टोसिस को रोक देता है। ओके, अब अगर SMAD4 जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपकी सेल के अंदर ऑन्कोजीन्स आ गया, म्यूटेशन आ गई और कोई प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया, तो जैसे ही सेल को पता लगेगा कि ओके कोई ऑन्कोजीन आ चुका है, मैं कैंसरस बनने जा रही हूँ, क्योंकि ये सारी सोमेटिक सेल्स हैं, दे आर सेल्फलेस, ये चाहती हैं कि बॉडी बची रहे, हम बचें या ना बचें, तो वो क्या करते हैं, वो स्मैड पाथवे को एक्टिवेट करते हैं और एपोप्टोसिस करवा देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके SMAD4 में एक ये आपकी एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर SMAD4 नेगेटिव है, मतलब SMAD4 या तो म्यूटेट हो चुका है या इनएक्टिव हो चुका है, कोई भी कारण हो सकता है। सो बेसिकली अब आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, क्योंकि 4 तो है ही नहीं, तो SMAD2/3 कॉम्प्लेक्स बना आपके पास। SMAD2/3 कॉम्प्लेक्स स्नेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो यहां पे स्नेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, SOX4 का होगा और KLF4 का होगा। जब SMAD सिर्फ 2 और 3 होते हैं ना, ये स्नेल को तो एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन ये SOX को कर देते हैं और KLF5 को कर देते हैं। अब SOX का नॉर्मली काम क्या है, एपोप्टोसिस करवाना, लेकिन KLF4 क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, ये इसको एपोप्टोसिस का सिग्नल पूरा ही नहीं करने देगा। एज अ रिजल्ट सेल जो है वो एपोप्टोसिस कर नहीं पाएगी और ट्यूमरियोजेनेसिस, बेसिकली यहाँ पे ये टर्म है, आई थिंक आपको पता होगा, ट्यूमरीजेनेसिस मतलब कि ट्यूमर फॉर्मेशन। ओके, जब सेल कैंसरस हो जाती है तो वो ट्यूमर बना देती है, इस कंडीशन को ट्यूमरियोजेनेसिस बोलते हैं। राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दूसरा मैकेनिज्म जो है वो है रेगुलेटिंग द सेल साइकिल। हमने पहला मैकेनिज्म पढ़ा, यहाँ पे पहला मैकेनिज्म था कि ऑन्कोजीन्स के अपोजिट काम करना, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स को देखा, एक तो हमारे पास P10 है, दूसरा हमने SMAD पाथवे को देखा। SMAD पाथवेज कैसे जो है ऑन्कोजीन्स के अपोजिट काम करते हैं। अब अगला है कि रेगुलेटिंग द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, कि सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को किसी तरीके से कंट्रोल करना। इसमें जो आपके मेन दो हैं हमारे पास, हम आरबी प्रोटीन्स का एग्जांपल लेंगे और INK4 या INK4 जो आपके प्रोटीन्स हैं उनका एग्जांपल लेंगे। देखिए आरबी जीन रेटिनोब्लास्टिमा प्रोटीन जो है, आरबी प्रोटीन का बहुत ही तगड़ा रोल होता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से क्रॉस करने में। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट अगर आपको याद हो तो जीवन के अंदर सेल साइकिल शुरू होने से पहले आपको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस करना होता है। अगर आपने रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस कर लिया, जो कि यीस्ट के अंदर हम इसको स्टार्ट बोलते हैं, ये मेमेलियन सेल में तो हम इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, यीस्ट के अंदर हम इसको स्टार्ट बोलते हैं। अगर आपने 12th क्लास में भी सेल साइकिल पढ़ी है तो आपने स्टार्ट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट का नाम जरूर सुना होगा। तो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो है, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो आपके पास सेल साइकिल कंप्लीट करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, तो आरबी प्रोटीन हमारे पास, अभी हम नॉर्मल आरबी प्रोटीन को देखते हैं, एक एक्टिव कंडीशन है, एक इनएक्टिव है। आरबी प्रोटीन जब एक्टिव होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देता है। किसकी ट्रांसक्रिप्शन भाई, ऐसे प्रोटीन्स की जिनकी जरूरत है आपको जीवन में जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, जो स्टार्ट है, उसको क्रॉस करने के लिए आपको जिन प्रोटीन्स की जरूरत है उन प्रोटीन्स को आरबी जो है वो बंद कर देता है। ओके, तो अगर नेसेसरी प्रोटीन्स है ही नहीं तो सेल जो है वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस कर ही नहीं सकती। ओके, सो सेल मतलब जो है वो स्टक कर गई है, वो जीवन पे जो आपका रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है वहां पे स्टक कर गई है। तो बेसिकली इस तरीके से। नाउ जो आपका CDK4
और 6 प्लस साइक्लिन डी, ये आपका इनका काम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कराना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कराना, क्योंकि भाई सेल को भी तो जरूरत है ना कि आगे जाए। तो सेल साइकिल अगर सब कुछ ठीक होता है ना, तो हमें आरबी प्रोटीन को इनएक्टिव करना पड़ेगा ताकि हम सेल साइकिल कर पाए। तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, हम जो है आरबी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। कौन करेगा, CDK4 and 6। CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, काइनेजेस मतलब जो कि फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। CDK4 6 क्या करेंगे, आरबी के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे, जिससे आरबी जो है आपका इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आरबी इनएक्टिव है तो वो अब ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक नहीं कर सकता, ट्रांसक्रिप्शन अब होगी और सेल जो है वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस करेगी। ओके, ये था आरबी का फंक्शन। अब बात करते हैं INK4 की। INK4 जो है एक दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन है। INK4 क्या प्रोड्यूस करता है, INK प्रोड्यूस करता है एक CDK इनहिबिटर, CDK इनहिबिटर, जिसको हम बेसिकली आप इसको CDK इनहिबिटर, CKI बेसिकली CDK इनहिबिटर बोलते हैं इनको। P16 बहुत सारे हैं, अकेला P16 नहीं होता, लेकिन P16 जो INK4 है ये एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये क्या करता है, INK4 बनाता है P16 को, P16 ब्लॉक करता है CDK4 और CDK6 को। अगर CDK4 और CDK6 नहीं है तो RB जो है वो यहीं रहेगा, RB हमेशा इनएक्टिव रहेगा, सेल साइकिल आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि RB अगर सेल साइकिल को आगे बढ़ना है तो हमें ये वाला जो चेक पॉइंट है स्टार्ट जो है उसको क्रॉस करना है, ताकि हम G1 से S में जाएं, S से G2 में जाएं, G2 से M में जाएं। लेकिन जब तक आप स्टार्ट को क्रॉस नहीं करेंगे सेल आगे नहीं बढ़ सकती। रेटिनोब्लास्ट आरबी प्रोटीन जो है वो इसको स्टार्ट पे रोक के रखता है। आरबी को सिग्नल चाहिए CDK4 और साइक्लिन डी से, लेकिन अगर सिग्नल आ जाता है तो आरबी इनएक्टिवेट हो जाएगा, सेल साइकिल आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि सेल जो है कैंसरस हो गए, तो उस केस में जो INK4 है वो बनाता है वो प्रोड्यूस करता है बेसिकली CDK इनहिबिटर P16 CDK, क्योंकि ये एक जैसा कि नाम में लिखा है ना CDK इनहिबिटर, ये CDK4/6 को इनहिबिट करेगा। CDK4/6 अगर इनहिबिट हो गया तो सेल साइकिल आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ओके, तो इस तरीके से भी आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है वो काम कर सकते हैं। अगला मैकेनिज्म है बाय रेगुलेटिंग द सेल सर्वाइवल एंड सेल प्रोग्रेशन। यहाँ पे एक हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यू कैन से ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि P16 अकेला ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है, हमारे पास और भी होते हैं। जैसे P53 जो है वो दो चीजें करवा सकता है। P53 एपोप्टोसिस करवा सकता है और वो सेल साइकिल को रेगुलेट भी कर सकता है। अब आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपकी सेल जो है वो डिवाइड करने जा रही है, लेकिन सेल के अंदर डैमेज आ गया DNA के अंदर। जैसे ही DNA में डैमेज आएगा P53 की जो प्रोडक्शन है वो रैपिडली बढ़ जाएगी। P53 की प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी। ओके, तो डिपेंड करता है, देखिए होगा क्या, कंडीशन दो है हमारे पास। मैंने बताया P53 आपकी सेल साइकिल को रोक भी सकता है और एपोप्टोसिस भी करवा सकता है। डिपेंड करता है DNA डैमेज कितना है। अगर DNA डैमेज बहुत ज्यादा है तो P53 सेल को सिग्नल देता है कि एपोप्टोसिस की जाए, क्योंकि सेल व्हेन DNA डैमेज इज नॉट रिपेयरेबल, मतलब जब DNA डैमेज बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि हम रिपेयर ना कर पाए, तो P53 सिग्नल देगा किसको, दो प्रोटीन्स को, प्यूमा एंड नोक्सा। इनको सिग्नल देगा कि भैया एपोप्टोसिस करवा दी जाए, मेरे अब हम नहीं रोक सकते इस चीज को। ओके, अगर DNA डैमेज ज्यादा नहीं है और रिपेयर किया जा सकता है तो P53 सिग्नल करता है एक दूसरे ट्यूमर सप्रेसर जीन को, जिसको बोलते हैं P21। ओके, P21 एक और CDK इनहिबिटर है P21। ये क्या करता है, CDK इनहिबिटर P21 ये CDK2 और साइक्लिन E जो कि कंट्रोल करते हैं आपका G1S ट्रांजिशन। जब सेल जो है G1 से S में जाने वाली होती है तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको CDK2 और साइक्लिन E चाहिए होता है मेमेलियन सेल में। लेकिन अगर सेल के अंदर डैमेज आ जाता है तो P53 सिग्नल करता है क्या, P21 को कि भैया सेल में डैमेज है, रोकिए, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़नी चाहिए। P21 क्योंकि एक CDK इनहिबिटर है, वो CDK2 को रोक देगा, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओके, अब मान लीजिए कि आपने डैमेज को रिपेयर कर दिया, अब हमें सेल साइकिल को रोकने की जरूरत नहीं है। उस केस में होता क्या है, P53 को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं MDM2 कॉम्प्लेक्स।
MDM2 कॉम्प्लेक्स क्या करता है, P53 के ऊपर यूबिक्विटिनेशन कर देता है, यूबिक्विटीन लगा देता है बेसिकली। यूबिक्विटीन लगने के बाद P53 का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा। P53 आउट, इसका मतलब अब बात बन गई है। तो अगर MDM2 एक ऑन्कोजीन है, ठीक है, अगर इसमें म्यूटेशन आ गई तो लफड़े हो जाएंगे। MDM2 नॉर्मली मतलब एक प्रोटोऑन्कोजीन रहता है, लेकिन अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ये P53 को बार बार डिग्रेड करता रहेगा, भले ही DNA डैमेज हो या ना हो। P53 ना तो सेल साइकिल को रोक पाएगा, ना सेल डेथ करवा पाएगा। ओके, सो P53 आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। MDM2 एक ऑन्कोजीन है। ओके, नॉर्मली MDM2 P53 को डिग्रेड तब करता है जब DNA का डैमेज रिपेयर हो गया हो। ओके, लेकिन अगर MDM2 में म्यूटेशन आ जाए तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में ये P53 को बनते ही डिग्रेड करने लग जाएगा। ओके, सो ध्यान रखिएगा P53 और MDM2। नाउ जो P53 है, ये एपोप्टोसिस मैंने आपको बताया करवाता है बाय प्यूमा एंड नोक्सा, जो कि आपके एक प्रो एपोप्टोटिक मेंबर हैं। क्या है ये? प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स लाइक प्यूमा एंड नोक्सा। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने हमने पीछे BCL2 और BMI था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उनको डिस्कस किया था। वो भी आपके प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स थे जो कि एपोप्टोसिस करवाते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो सेल सर्वाइवल और यू कैन से कैंसर करवा सकते हैं। अगर P53 में कुछ दिक्कत आ गई ना तो खत्म है कहानी, जो कि काफी कॉमन जीन है एक्चुअली। अगर क्योंकि P53 रेगुलेट करता है DNA डैमेज को। अगर P53 में कुछ यू कैन से क्योंकि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ गई तो आपकी सेल जो है वो कैंसरस हो जाएगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, जो आपके BRCA1 और BRCA2 हैं, ये आपके ऐसे ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं जिनका काम क्या होता है, डीएनए डैमेज को यू कैन से डीएनए डैमेज को कंट्रोल करना। अगर सेल के अंदर डीएनए डैमेज आ जाए तो उसको रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी BRCA1 की और 2 की होती है। यहाँ पे हम मेनली देखेंगे BRCA1 के बारे में। तो जीनोम स्टेबिलिटी मतलब बेसिकली जीनोम स्टेबिलिटी क्या है? जब जीनोम स्टेबिलिटी यही है कि अगर स्टेबल रखना है जीनोम को, अगर कोई डैमेज आ जाए तो उसको रिपेयर करना है भैया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे बहुत से मैकेनिज्म्स हैं, इनको देखते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि आपके पास डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज आता है, यहाँ पे ये डीएनए के अंदर डैमेज आ चुका है। डीएनए जो है वो SOS सिग्नल्स देता है, ठीक है, ATR और ATM को, ATR और ATM को, जो कि आपने आगे जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CTLP CHK2, इनको एक्टिवेट करते हैं, जो फर्दर सिग्नल करते हैं BRCA1 को। BRCA1 का काम क्या है? बहुत सारे काम है इनके। सबसे पहला काम इसका ये है कि चेक सेल साइकिल को रोका जाए। अगर सेल साइकिल है तो उसको रोका जाए, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा P53 जैसे जो आपके चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हैं, जो चेक पॉइंट रेगुलेटर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। क्योंकि सेल डैमेज को, अगर डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए टाइम तो चाहिए ना, तो सेल साइकिल रोकनी पड़ेगी। ओके, दूसरा ये क्या करता है, ये एक E2F1 प्रोटीन को कोड करता है, जो कि G1 से जो आपका S में ट्रांजिशन होने जा रहा है सेल साइकिल में, उसको रोक देता है। इसके साथ साथ ये ATF1 नामक प्रोटीन को भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ा देता है, जिसका जो कि मतलब डीएनए डैमेज को डीएनए डैमेज में काम करता है। ओके, ये था आपका BRCA1। BRCA1 जो है वो BARD1 के साथ जुड़ता है। ओके, BRCA1 और BARD1 ये दो प्रोटीन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ओके, ये एक्चुअली में इनका रोल क्या है आइए समझते हैं। यहाँ पे जब डीएनए डैमेज होता है तो इसके साथ साथ यहाँ पे FANC जो प्रोटीन्स है उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है, बहुत सारे होते हैं। वो FANCD2 को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। FANCD2 जो है वो उसके पास दो कंडीशन है, या तो वो फॉस्फोराइलेट कर सकता है या यूबिक्विटाइनलाइज कर सकता है। जब उसके ऊपर यूबिक्विटीन लगाओ, देखिए हमें यूबिक्विटीन लगाओ तो BRCA1 और BRD1 क्या करते हैं, S फेज और G2 में सेल को अरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन तब की है जब सेल G2 या S फेज के अंदर हो। ये कंडीशन हम तब लेंगे जब G1 में सेल है। ओके, तो डीएनए रिपेयर और डीएनए रिपेयर में आपके प्रोटीन काम आते हैं, जैसे RAD51 वगैरह है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिकॉम्बिनेशन वगैरह में, अगर आपको याद हो तो। ओके, BRCA1 का कोरिलेशन है आपका यहाँ पे BAC1 से, जिसका डीएनए रिपेयर से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, और ये बास्ट कॉम्प्लेक्स को भी एक्टिवेट करता है। बास्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो सिग्नल करता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए।
ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बी, इसको ध्यान रखिएगा, ATR, ATM, CHK2, CTLP से BRCA1, BRCA1 से BAC1, BAC1 से बास्ट कॉम्प्लेक्स, बास्ट कॉम्प्लेक्स से रहेगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से DNA रिपेयर हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं जानता हूं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको याद नहीं भी करना चाहते, ओके, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, यूजुअली इतनी डिटेल में मैंने देखा नहीं कि कोई जाता है। ओके, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि BRCA1 and 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू DNA डैमेज एंड कंट्रोलिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन। अगर BRCA1 में और 2 में म्यूटेशन आ जाए तो इनके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। हमने आई थिंक जब हम डिस्कस कर रहे थे कैंसर क्रिटिकल जीन्स को, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि म्यूटेशंस के दो तरह के इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि म्यूटेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन बढ़ जाएंगी, मतलब म्यूटेशन ज्यादा और ज्यादा होने लग जाएंगी और वो अक्यूमुलेट होने लग जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर BRCA1 एलील में, BRCA जो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, बोथ BRCA1 and 2, अगर इनके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, यूजुअली यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एक जो BRCA एलील है, क्योंकि BRCA जीन है तो एक जीन के दो एलील हैं, एक BRCA का एलील नॉर्मल है, दूसरा म्यूटेट हो चुका है, तो यूजुअली एक जो है वो संभाल लेगा। लेकिन इसका फंक्शन भी, ये जो नॉर्मल है ना, ये इसका फंक्शन कुछ टाइम, कुछ एज तक तो ठीक चलेगा, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एज के साथ हमारी सेल की कैपेसिटी, इम्यूनिटी उतनी नहीं रहती, म्यूटेशंस बढ़ने लग जाती हैं, तो कुछ टाइम तक ये अपना काम करता रहेगा, जो एक अकेला बचा हुआ एलील है, क्योंकि दूसरा तो कपूत, राइट, दूसरा तो गया, सिर्फ एक बचा हुआ है, तो ये कुछ समय के लिए अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी इम्यूनिटी वो नहीं रहती, हमारी बॉडी में वो बात नहीं रहती। तो इसके लिए धीरे धीरे टाइम के साथ जो आपका देख रहे हैं आप, जो ग्रीन पार्ट है, इसका मतलब 75% चीज़ें सही चल रही हैं, जैसे जैसे रेड पार्ट बढ़ता जाएगा, मतलब कि DNA रिपेयर के फंक्शंस अब उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे जितना आपके पहली एज में कर रहे थे। उसके बाद DNA के अंदर बहुत सारे डैमेजेस जो हैं एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे और आपको कैंसर हो जाएगी। ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे हमने एक कारण देखा। ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको याद, अगर आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी कॉमन होती है इन वुमेन अराउंड इन देयर 40s and 50s, क्योंकि हो सकता है कि उनके एक BRCA म्यूटेंट एलील के अंदर म्यूटेशन आ गई हो, लेकिन दूसरा काम कर रहा है। तो जब तक आप यंग एज में होते हैं, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर से इतना इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, DNA रिपेयर फंक्शन जो है वो गड़बड़ाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स या फिर म्यूटेशन जो है वो एक्यूमुलेट होती हैं और उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है। तो ये था ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का एक और मैकेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा मेंटेन स्टेबिलिटी के बारे में। Now the last is acting as both tumor suppressor genes and the oncogenes. So यहाँ पे हमारे पास दो तरह के RNA हैं जो ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम भी करते हैं और ओंकोजीन का काम भी करते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? देखिए समझते हैं इसको। हमारे पास दो RNA है इसमें, एक तो है LNC RNA और एक है MI RNA। LNC stands for long non coding RNAs और MI stands for micro RNAs। हुआ आपको पता होगा। बेसिकली जो लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs हैं और जो माइक्रो RNAs हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि mRNAs के साथ बाइंड करना और उनकी ट्रांसलेशन को रोकना। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, आपके पास दो RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और डबल स्ट्रैंडेड RNA है। राइबोसोम जो है सिर्फ इसको ले सकता है, इसको नहीं ले सकता, मतलब इसका ट्रांसलेशन करवाया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का सिर्फ इसी का ट्रांसलेशन हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई mRNA है और ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन का mRNA है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है किसका, LAT7 नाम का एक mRNA है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका इनहिबिशन अगर हो जाता है, इसका इनहिबिशन हो जाता है, तो ये LAT7 जो है एक्चुअली में दिस इज एन माय बैड, LAT7 इज एन माइक्रो RNA। तो ये करता क्या है, ये जैसे ही CMYC और RAS के, जो कि आपको पता होगा कि क्या है, ठीक है, इनका mRNA जैसे ही बाहर आता है ना, इनको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। देखिए ये आपका CMYC का ये वाला और RAS का बेसिकली ये mRNA है,
तो जैसे ही ये न्यूक्लियस से ट्रांसक्रिप्शन करके बाहर आता है ट्रांसलेशन के लिए, माइक्रो आरएनए इसके साथ जुड़ जाता है। और रास क्योंकि आपको पता ही है एक ऑन्कोजीन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके LAT7, ये जो आपका LAT7 mRNA है, इसने तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम कर दिया, क्योंकि इसने रास और CMYC दोनों ऑन्कोजीन है, इनके mRNA को ब्लॉक कर दिया। प्रोटीन बन ही नहीं पाया। अब प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा तो वो ऑन्कोजीन अपना काम कैसे करेगा, है ना। कभी कभी ये गड़बड़ भी कर देते हैं भैया। जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल ले सकते हैं, MIR34 माइक्रो, बेसिकली माइक्रो R34, ये ब्लॉक करता है CDK4, CDK1 और साइक्लिन ई को। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे, ये एग्जांपल है कि माइक्रो आरएनए एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए हैं, LAT7 और MIR34। ओके, MIR34 बनाया जाता है P53 द्वारा। P53 आपको याद होगा, हमने अभी ऊपर पढ़ा था P53। तो MI34 करता क्या है, वो CDK4, CDK6 और साइक्लिन ई के एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है। अब इनकी जरूरत आपको सेल साइकिल में पड़ती है, तो अगर ये बनेंगे ही नहीं तो सेल साइकिल आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो देख रहे हैं आप, mRNA इज एक्टिंग एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ऑन्कोजीन। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल लेंगे MIR17G2, MIR मतलब माइक्रो आरएनए 17G2। ओके, ये क्या करता है, ये यहाँ पे ये काम कर रहा है एज ऑन्कोजीन, मतलब यहाँ पे ये कैंसर करवा रहा है। यहाँ पे ये कैंसर को, मतलब वो कहते हैं ना थाली का बैंगन, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। तो mRNA और जो LNC RNA है, मतलब लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs है, ये थाली के बैंगन है, ये इस तरफ भी जा सकते हैं उस तरफ भी जा सकते हैं। ओंकोजीन में कैसे काम करता है, जो आपका MIR17G2 है, ये कैसे काम करता है, ये टारगेट करता है P21, जो कि एक CDK इनहिबिटर है, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। P21, P53 इसको एक्टिवेट करता है P21 को। और BIM मैंने आपको बताया था एक प्रो एपोप्टोटिक मेंबर है BCL2 की तरह, जिनका काम क्या था, ये एपोप्टोसिस में, अगर आपको याद हो तो एपोप्टोसिस वगैरह करवाते थे ये क्या करता है, जैसे ही BIM और P21 का mRNA आता है ना न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसलेशन के लिए, ये उसको ब्लॉक कर देता है, तो ये इनको बनने ही नहीं देता। अब अगर ये नहीं बनेंगे, अगर BIM नहीं बना तो एपोप्टोसिस रुक जाएगी, और P21 नहीं बना तो सेल साइकिल चलती रहेगी। देख रहे हैं आप कैसे mRNA ऑन्कोजीन का काम भी कर रहे हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम भी कर रहे हैं।